जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राइट। सो सबसे पहले तो आई नो काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट टेंशन नॉट, अब आपको हर चैप्टर की वीडियोस मिलती रहेंगी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 तक मैंने आपको पूरा करा दिया। राइट। चैप्टर नंबर 3 का तो मैंने आपको वन शॉट दिया था, एक ही बारी में मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 अगेन, एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूंगा 100%, कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी इस चैप्टर में है सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको बस आराम से बैठना है, पेन रजिस्टर लेकर बैठना, और वीडियो को आपको बस एंड तक देखना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हिंदी में बताऊं तो अकाउंटिंग करने के तरीके। राइट। सो बेसिकली अकाउंटिंग करने के कितने तरीके होते हैं उसको हमें समझना है। दो तरीके होते हैं। कौन से दो तरीके होते हैं अभी समझते हैं। मान लेते हैं कि सर, मान लेते हैं कि आप कौन हो? अभी आप एक अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बनोगे, अभी आप अकाउंटेंट हो, और आपके पास दो क्लाइंट है। कौन से दो क्लाइंट है? एक है, अरे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है कुलदीप स्टोर। अच्छा सर, अच्छा, अरे कुलदीप स्टोर, अच्छा सर, ये किस चीज़ की दुकान है सर? ये बेसिकली जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह नहीं होती वैसी है सर। ये देखो, ये ना छोटी सी दुकान है बेचारी, ये भी छोटी सी दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स बाकी ये सब चीज़ें बेचते हैं। ठीक है सर। एक आपका क्लाइंट है जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है तरुण स्टोर। अरे सर, ये एकदम ना सुपर मार्केट है। स्टोर नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं सुपर मार्केट। वाह, तरुण सुपर मार्केट, वेरी वेरी गुड। तरुण सुपर मार्केट, अच्छा। अरे ये बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, इसमें सब कुछ मिलता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे बिग बाजार है, आपका रिलायंस फ्रेश है। अरे ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ये दोनों ही आपके क्लाइंट हैं। ठीक है, आपको इन दोनों की क्या करनी है? आपको इन दोनों की अकाउंटिंग करनी है। आपको पता करना है ये दोनों अकाउंटिंग कैसे करते हैं। देखो क्या हुआ, ये आप हो, अरे ये आप हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है? अरे आपका नाम क्या है? अभी आपका नाम हम रख लेते हैं पिंकू। ओके सर, ओके, पिंकू याद है हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ? अगर पिंकू किसके पास जाएगा? अगर पिंकू कुलदीप स्टोर के पास जाएगा, और पिंकू ने पूछा, आपने पूछा, कुलदीप जी, अरे सुनिए ना कुलदीप जी, आज कितना पैसा कमाया आपने? अरे आपने क्या पूछा? यही पूछते हैं, आज कितना पैसा कमाया आपने? कुलदीप ने क्या बोला? कुलदीप जी ने क्या किया? कुलदीप जी के पास ना एक गल्ला होता है। अरे आपको पता है गल्ला क्या होता है? जनरली अगर आप ऐसे छोटी मोटी दुकान पे जाओगे तो जो भी उनके पास पैसे आते हैं वो एक ऐसे ड्रॉर में रखते हैं, है ना, ऐसे गल्ला बोलते हैं उसको हिंदी में। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया? अपना वो गल्ला देखा, पैसे गिनने लगे और बोला, अरे पिंकू जी, आज हमने 10,000 रुपये कमाए हैं। अरे पिंकू जी, हमने 10,000 रुपये कमाए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला कि पिंकू जी 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ आज हमें। ये इन्होंने कैसे पता किया? अरे सोचो, इन्होंने कैसे पता किया? इन्होंने बस ये देखा कि उनके गले में कितना पैसा है। उन्होंने कैश गिना, अरे मेरे पास 500 के 20 नोट है, हो गए 10,000 रुपये। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं? ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये देखते हैं, मेरे पास कितना कैश आ रहा है और मेरे पास से कितना कैश जा रहा है। ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं कि भाई इन्होंने कुछ सामान बेचा, इनके पास कैश आया, वेरी गुड। कुछ सामान खरीदा तो कैश गया, जो भी पैसे बच गए ये क्या बोलते हैं उसको? ये इनका प्रॉफिट है। सर बात तो सही है। हाँ बेटा, बात तो सही है। ये क्या करेंगे? और यही करेंगे, राइट, कि भाई जो भी कैश आ रहा है, जो भी कैश जा रहा है उसको माइनस कर दिया। बेटे ऐसे अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? कैश बेसिस। जो हमारे कुलदीप जी है ना, कुलदीप जी, अरे कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कैश बेसिस में क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। ये बस ये देखते हैं कि यार मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसको क्या मान लेते हैं? सेल्स। अगर आप इनसे पूछोगे कि सेल्स कितनी है तो पता क्या बोलेंगे? आज मेरे पास 25,000 रुपये आए, तो इसका मतलब 25,000 रुपये की सेल्स है। आप इनसे पूछो इनका खर्चा कितना हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे? जी मैंने 25,000 में से 15,000 रुपये तो दे दिए, मतलब 15,000 रुपये का खर्चा है, और 10,000 रुपये मेरे पास जो बच गया ये मेरा मुनाफा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सर ये तो बहुत आसान है, यही करते हैं ना बेटा। अब इनके पास प्रॉपर ऐसे कंप्यूटर तो नहीं होता है। अरे बेचारे क्या ही करेंगे, उनको धंधा करना है, बिजनेस करना है, अकाउंटिंग करने बैठेंगे। बात तो सही है। अब ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो रख नहीं सकते। अरे छोटी मोटी दुकानें तो ऐसे ही करती हैं, आपके आसपास भी होंगी, है ना, जो सब्जी बेचते होंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, या कोई कन्फेक्शनरी जनरल स्टोर जो होते हैं, ऐसे ही करते हैं कि भाई जो भी कैश आ रहा है, जो भी कैश जा रहा है वो देख लो, जो जेब में पैसे बच गए वो हमारा प्रॉफिट है। बात तो सही है। तो कैश बेसिस में क्या होता है मेरे दोस्त, अगर मैं बोलूँ आपको,
जब भी कैश आएगा, जब भी आप कैश को रिसीव करोगे, मैंने क्या बोला, जब भी आप कैश को रिसीव करोगे आप क्या मान लोगे, उसको मान लोगे अपनी सेल्स। और जब भी आप कैश को पे करोगे, जब भी आप कैश को पे करोगे उसको क्या मान लोगे, वो आपका एक्सपेंस हो गया। अरे क्या हो गया सर, वो आपका एक्सपेंस हो गया, दोनों को माइनस किया, आपका प्रॉफिट आ गया। सर लेकिन ये सही है, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, हम भी डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ में आ गया कैश बेसिस में होता क्या है? हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब पिंकू कहाँ गया, पिंकू पता करने गया कि तरुण सुपरमार्केट कैसे अकाउंटिंग करता है। अब तरुण सुपरमार्केट कैसे अकाउंटिंग करता है, ध्यान से सुनो, तरुण सुपरमार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप इससे पूछोगे कि भाई साहब आपने सेल्स कितनी करी, ये क्या पूछोगे आप इससे, अरे भाई साहब आपने सेल्स कितनी करी है, तो पता क्या बोलेंगे कि रुको रुको रुको, इन्होंने क्या बनाई होगी, इन्होंने एक सेल्स बुक बनाई होगी। अरे सेल्स बुक बनती है, आपके सिलेबस में है, मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बनाई होगी, सेल्स बुक। उसमें देखेंगे कि अच्छा मैंने इतनी इतनी सेल्स कर दी, मैंने इसको सेल कर रखी है, इसको सेल करी, इससे पैसा आया, इससे पैसा नहीं आया, जो भी है। क्या मतलब है, जो भी सामान इन्होंने बेचा है, राइट, ठीक है, जो भी गुड्स इन्होंने बेचे, जो भी बेचा उसका प्रॉपर इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया, किसमें, सेल्स बुक में, एक प्रॉपर बुक्स मेंटेन करी है। ये नहीं देख रहे, बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि इनके पास पैसा कितना आया ना, पैसा कितना आया इससे इनको मतलब ही नहीं है जी। इन्होंने क्या निकाल ली, अपनी सेल्स बुक निकाल ली, जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन है इन्होंने लिखी हुई है। अब सेल्स बुक में एंट्री कैसे होती होगी सर, एंट्री होती है बेसिकली एक्रूअल बेसिस पे। ओ सर एक्रूअल बेसिस क्या होता है, वही समझना है हमें, ध्यान से मेरी बात सुनो। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है अगर मैंने कुछ सामान बेच दिया तो मेरी सेल हो गई। अच्छा, मैंने अगर कोई सामान बेच दिया तो मेरी सेल हो गई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मिला या नहीं मिला। वाह, बात समझ रहे हो। जैसे अगर मैंने पूरे महीने किसी बच्चे को पढ़ाया तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मेरी तो सेल है, मेरा रेवेन्यू है, मेरी रेवेन्यू हो चुका है। अब बच्चे ने पैसे अभी दिए हैं, बाद में देगा, पहले दे दिए थे, उससे नहीं फर्क पड़ता। मैंने जैसे ही पूरा महीना पढ़ाया, मैंने अपना काम कर दिया। देखो बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस में अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, परफॉर्मेंस मतलब मेरा काम क्या था, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पूरे महीने पढ़ाया, हाँ, तो मेरी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हो गई, मेरे साइड से कुछ पेंडिंग नहीं है, नहीं, मैं क्या मान लूंगा, मेरी सेल हो गई। क्या मान लूंगा, मेरी सेल हो गई। अब पैसा मिला है नहीं मिला, अरे बाद की बात है, देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इनसे पूछूंगा कितना एक्सपेंसेस हुआ भाई साहब, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी परचेजेस कितनी हैं, ये फिर से क्या खोल लेंगे, अपने पूरे बुक्स खोल लेंगे। इन्होंने क्या बना रखा होगा, परचेज बुक, जर्नल, फलाना डिंगाना सब कुछ बना रखा होगा, और ये वहां से देख के बताएंगे। ये नहीं देख रहे कि मैंने कितना पैसा दिया ना, ये प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपेंसेस और परचेजेस पूछोगे, ये क्या बोलेंगे कि देखो भाई साहब, देखो मैंने आज इतने गुड्स परचेज करे हैं, इतने गुड्स परचेज करे, कितने के, मान लो 10,000 रुपए के, अभी पैसे नहीं दिए, अगर मैंने गुड्स परचेज कर लिए तो मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया, जब मैंने आपको थर्ड चैप्टर में एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बहुत डिटेल में समझाई थी। क्या समझाई थी कि यार बिजनेस का खर्चा कब होता है, आप सोचो ना, बिजनेस अपना खर्चा कब रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस अपना खर्चा तब रिकॉर्ड करता है जब उसने बेनिफिट ले लिया है। बेनिफिट ले लिया मतलब आप कोई भी खर्चा क्यों करते हो, अरे पैसे खर्च क्यों करते हो, बदले में कुछ मिलना होता है, बिल्कुल सही। तो मान लो जैसे अगर फॉर एग्जांपल रेंट का खर्चा है, अगर पूरे महीने मैं उस घर में रह चुका हूं तो मैंने उसका बेनिफिट ले लिया, हाँ, तो मेरा रेंट का खर्चा हो गया। बात समझ में आई। पूरे महीने मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, अब पैसे दिए नहीं दिए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया। गुड्स परचेज कर लिए, गुड्स आपके पास आ चुके हैं, बेनिफिट मिल गया, पैसे दिए नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता, आपका खर्चा हो गया। ओ, तो बेसिकली एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो हमारा दूसरा बेसिस है, एक्रूअल बेसिस, एक हमारा क्या हो गया, कैश बेसिस, और दूसरा बेसिस हमारा क्या है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस एक बहुत ही सुंदर सी बात बोलता है कि भाई आपको ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है, ये नहीं देखना कि पैसा कब मिला, पैसा कब दिया, नहीं,
जब वो ट्रांजैक्शन हुई आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है। जब आपने गुड्स को बेच दिया सेल उसी टाइम रिकॉर्ड करो। जब आपने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया खर्चा उसी टाइम रिकॉर्ड करो। गुड्स ले लिए खरीद लिए परचेज उसी टाइम रिकॉर्ड करो। एसेट खरीद लिया पैसा दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करो। वाह, बात समझ रहे हो? तो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस हमारे क्या है, ये दो बेसिस हैं। कैश बेसिस में कुछ नहीं फर्क पड़ता कि आपने गुड्स कब बेचे, आपने कब बेनिफिट लिया, नहीं, पैसे दे दिए तो खर्चा, पैसे मिल गए तो सेल्स या रेवेन्यू, जो भी आप बोलना चाहो। समझ रहे हो? एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता। एक्रूअल बेसिस क्या था, जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है उस टाइम पे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश की ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कैश दिया कैश मिला, नहीं, कैश का यहाँ पे फैक्टर नहीं आता है। फैक्टर आता है कि ट्रांजैक्शन हुई कब। बात समझ में आई? जैसे सेल्स कब होगी, जब आप गुड्स को बेच दोगे। बेचना मतलब आपने कस्टमर को गुड्स दे दिए, आपकी सेल हो गई, आप रिकॉर्ड कर लो। अब कस्टमर ने पैसे दिए नहीं दिए वो बात की बात है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर बहुत डिफरेंस है बेटा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कैश बेसिस रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोग एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं। सर कैश बेसिस का एडवांटेज क्या है, क्यों ही लोग कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, है ना? और कौन से ऐसे लोग हैं जो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं? तो बेटा खुद सोचो। देखो चैप्टर में क्या लिखा है, चैप्टर में क्या लिखा है, वो बुक में क्या लिखा है मैं आपको समझा दूंगा। अरे अकाउंट्स पढ़ रहे हो यार, अकाउंट्स कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं, अकाउंट्स बहुत प्यारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपके आसपास जो हो रहा है हर जगह अकाउंट्स चल रहा है। अरे हिसाब किताब तो हर जगह होता है ना। अब ये जो भाई साहब है कुलदीप भाई साहब, अरे कुलदीप भाई साहब भी तो हिसाब किताब रख रहे हैं, अलग तरीके से रख रहे हैं, वो अलग बात है, अलग तरीके से रख रहे हैं। एक्रूअल बेसिस में इन्होंने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा होगा या कोई भी अकाउंटेंट रखा होगा, वो अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, अलग बात है, लेकिन हिसाब किताब दोनों रख रहे हैं। सही बात है, ठीक है। देखो अगर कुलदीप भाई साहब की बात करते हैं, कैश बेसिस की बात करते हैं, तो इसमें फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, अरे बहुत ही आसान है। अरे इसमें करना क्या है, कैश आया कैश गया बस, है ना? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बात तो सही है। ये कौन फॉलो करता है? ये जो आपके छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, ठीक है, आपके जो रोड पे या आपके जो गलियों में जो दुकानें होती हैं, वो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती। सर आपने एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ किया है, समझाऊंगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, एडजस्टमेंट्स, अभी समझाएंगे। सर कौन सी एडजस्टमेंट्स की आप बात कर रहे हो, अभी समझते हैं बेटा। इसमें आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कोई खर्चा नहीं आता, कोई अकाउंटेंट आपको हायर नहीं करना, वो सब चीज़ें, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें नॉलेज नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें, राइट। ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है सर? अरे डिसएडवांटेज तो बहुत है। आपको यहाँ पे असली प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलता। ये तो आप कैश प्रॉफिट कैश लॉस निकाल रहे हो, नहीं, असली में जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो तो आपको पता नहीं चलता। हाँ सर बात तो सही है। कैश गुम हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, उससे आपका प्रॉफिट और लॉस इंपैक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम एक्रूअल बेसिस की बात करते हैं, किसकी? एक्रूअल बेसिस की। ये एकदम परफेक्ट सिस्टम है। परफेक्ट सिस्टम मतलब ये आपको सही प्रॉफिट और सही लॉस बताएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, राइट। लेकिन इसके भी कुछ दिक्कतें हैं। सर क्या दिक्कतें हैं भाई? ये एक तो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप खुद सोचो ना, अगर आपको कैश बेसिस पकड़ा दिया जाए या कैश बेसिस पढ़ाया जाए, आप तो मजे आ जाएंगे। अरे आपको तो मजा आ जाएगा, अरे कैश बेसिस में क्या है, कैश आया कैश गया खत्म। आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्यों? क्योंकि आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हो। कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है, अकाउंटेंट हायर करना होगा, नॉलेज चाहिए। सर बात तो सही है। कौन फॉलो करता है? मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला, दैट इज एडजस्टमेंट्स। क्या बोला? एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स की बात करी गई है ना बेटा, वो कौन से एडजस्टमेंट की बात करी गई है, जरा ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस की। अरे किसकी बात करेंगे दोस्त? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। सर ये क्या चीज़ होती है बेटा? बहुत पिटाई होगी। थर्ड चैप्टर में भी पढ़ाया और सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया। एक्सपेंसेस का मतलब समझ गया? एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब आप बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हो, है ना, आपने किसी चीज़ का बेनिफिट ले लिया, राइट। जैसे सर अगर रेंट की बात की जाए तो आपका जो रेंट की सर्विसेज होती है, आपको घर में रहने के लिए, आप उस घर में 1 महीना रह चुके हो, तो इसका मतलब आपने उस घर का बेनिफिट ले लिया, आपका रेंट का खर्चा हो गया। ये होता है एक्सपेंस, सिंपल एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? सर वेरी गुड, नहीं बेटा वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। सर मतलब, अरे मतलब मेरे दोस्त
ये हो गया कि आपका खर्चा हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा। सर जैसे कि, अरे जैसे आप रेंट पे करते हो, है ना, आपका कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर महीना कंप्लीट हो गया, सितंबर मंथ कंप्लीट हो गया, 1 से लेके 30 सितंबर कंप्लीट हो गया। आपको रेंट कितना पे करना होता है, रेंट आपको पे करना होता है 10,000, लेकिन 30 सितंबर तक आपने रेंट पे नहीं करा। अरे 30 सितंबर तक रेंट पे नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब रेंट का खर्चा हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करा, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। अब खुद सोच के बताओ, क्या ये आउटस्टैंडिंग रेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके कैश बेसिस में फॉलो होता है? नहीं होता। अरे कैश बेसिस की तो बात ही नहीं आती, यहाँ पे कैश बेसिस पे फॉलो नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, एक्रूवल बेसिस की, तो एक्रूवल बेसिस ने क्या बोला, मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जब वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो बेटा जैसे ही आपका महीना पूरा हुआ, जैसे ही आपका महीना पूरा हुआ तो आपका क्या हो गया, आपका रेंट का एक्सपेंस तो हो गया ना। हाँ, मुझे एक्रूवल बेसिस में कैश का नहीं देखना होता, मुझे देखना होता है ट्रांजैक्शन कब हुई। 30 सितंबर होते ही आपका रेंट का एक्सपेंस क्या हो गया, ड्यू हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो आप 30 सितंबर को रेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, किसमें रिकॉर्ड करेंगे, एक्रूवल में। तो एक्रूवल में एडजस्टमेंट्स हम कंसीडर करते हैं, कैश बेसिस में नहीं करते। सर क्या और भी कोई एडजस्टमेंट होती है? हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल होती है। देखो सेकेंड एडजस्टमेंट, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वैसे ही होती है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होती है सर, प्रीपेड। अरे आप अपने फोन में जो रिचार्ज करवाते हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब अभी आपने सर्विसेज नहीं ली, अरे आप पहले रिचार्ज करवाते हो तब आप उसको यूज, टॉक टाइम को यूज करते हो, इंटरनेट को यूज करते हो। हाँ सही बात है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। सर्विसेज लेने से पहले ही अगर आपने पैसे दिए, सर्विसेज लेने से पहले पैसे दिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। सिंपली अगर मैं आपको बोलूंगा आसान भाषा में तो इसको क्या बोलेंगे कि आपने एडवांस पेमेंट कर दी। अरे क्या कर दी, एडवांस पेमेंट कर दी, लेकिन आपका एक्सपेंस नहीं हुआ। अरे सोचो ना, एक्सपेंस कब होगा, जब आप बेनिफिट ले लोगे। जैसे आपने 3 महीने का रिचार्ज करवाया है ना, आपने 3 महीने का रिचार्ज पहले करा दिया, कितने का सर, आपने कराया 600 रुपए का, 600 रुपीज का। तो बेटा वो 600 रुपीज जो आपने रिचार्ज कराया है उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस है। वो क्या है, प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया। अभी आपने सर्विसेज कहाँ ली है, जब 3 महीने बीत जाएंगे, 3 महीने खत्म हो जाएंगे तब वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा, अभी नहीं। तो इसको हमने क्या बोला, एडवांस पेमेंट करी आपने। एक्सपेंस नहीं हुआ लेकिन पहले ही पैसे दे दिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी ट्यूशन जाते होगे, अरे जाते ही होगे राइट, कहीं ना कहीं कोचिंग तो जाते ही होंगे, है ना। कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जाते हैं। मान लो अभी 1 अक्टूबर शुरू होने वाला है, मतलब अक्टूबर शुरू होने वाला है, तो अब जो कोचिंग की फीस आप देते हो, जो ट्यूशन्स की फीस देते हो, बेटा वो एडवांस में जाती है। हाँ या ना, आपको ये नहीं बोलते कि आप पूरा महीना पढ़ लो उसके बाद पैसे देना, नहीं। वो आपसे 1 अक्टूबर को मान लो कितने ले लेंगे, 1000 रुपये। अकाउंट्स की फीस 1000 रुपये ही होती है महीने की, इतनी होती है राइट। 1000 रुपीज़ आपने अकाउंट्स के दे दिए। मुझे एक बात बताओ, जो आपके ट्यूशन टीचर हैं ये कौन है, ये मास्टर जी या फिर मैम, जो भी होंगे राइट, टीचर लिखते हैं हम यहाँ पे, मास्टर जी होंगे या मैम होगी, टीचर जी ने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये टीचर के लिए 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू है? क्या टीचर जी के लिए 1000 रुपये इनकम है? नहीं। क्यों? अरे क्योंकि सर्विसेज कहाँ दी है उन्होंने। क्या ये आपके लिए खर्चा है? आप 1000 रुपये दे दिए आपने 1 अक्टूबर को, क्या आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे? नहीं। अरे सर्विसेज तो लो, पूरा महीना जब आप पढ़ोगे, जब टीचर जी आपको पढ़ाएंगी या पढ़ाएंगे राइट, पूरा महीना, जब 31 अक्टूबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, 31 अक्टूबर, तब ये आपका खर्चा माना जाता है। बात समझ में आई? तो 1000 रुपये जो आपने एडवांस में पे करे, ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड। समझ में आ गया? अब ये प्रीपेड एक्सपेंस मुझे बताओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कैश बेसिस में है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है सर। वहां तो अगर आपने खर्चा मतलब पैसे दे दिए, आपका खर्चा हो गया। आपने अगर 1000 रुपये दिए तो आप क्या मानोगे, ये तो मेरा खर्चा है। अरे यही तो होता है, कैश दिया खर्चा, अच्छा ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन एक्रूवल बेसिस में क्या है, एक्रूवल बेसिस में इस 1000 रुपये को क्या बोला जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। जब आपका पूरा महीना खत्म होगा तब ये आपका क्या बन जाएगा, तब ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा कि भाई हाँ अब मेरा खर्चा हो गया है। समझ में आ रहा है, राइट ठीक है। ये आपकी 2 एडजस्टमेंट्स हो गई। हाँ सर ये हमारी 2 एडजस्टमेंट्स हो गई। अब इसके बाद सिमिलरली क्या होता है, इनकम में होता है। सिमिलरली इनकम में होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पहले एक्रूड इनकम। मेरी बात सुनो, एक्रूड को हम सिंपली आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं,
लेकिन इनकम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एक्रूड, मतलब वही आउटस्टैंडिंग। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया कि भाई 1 सितंबर से 30 सितंबर मैंने मान लो आपको पढ़ाया, ठीक है। फीस कितनी है सर, फीस तो आपको पता ही है हमारी कितनी है, 800 रुपये महीना। अरे हम तो सिर्फ 800 रुपये लेते हैं, ठीक है। 800 रुपीज़ पर मंथ फीस है, ठीक है। आपने पूरा महीना पढ़ाई करी, पूरा का पूरा महीना आपने पढ़ाई करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से आपने पैसे नहीं दिए, 30 सितंबर तक आपने पैसे नहीं दिए। अरे मैंने तो आपको पढ़ाया, हाँ, तो भाई मैं तो क्या मानूंगा कि मेरी इनकम तो हो चुकी है। अरे मैं क्या मानूंगा, मेरी इनकम हो चुकी है, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले, इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्रूड इनकम। अरे क्या बोलता हूं, एक्रूड इनकम। कितने, 1000 रुपये, 800 रुपये, कितने, 800 रुपये। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, देखो मैं पहले अपने 800 रुपये क्या करूंगा, अपनी इनकम तो रिकॉर्ड करूंगा। अरे बोलो ना, मेरी इनकम तो है, राइट, लेकिन क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो उसको मैंने क्या बोला, एक्रूड इनकम। क्या बोला, एक्रूड इनकम, कि पैसे मिल जाएंगे लेकिन बाद में। तो ये एक तरीके से आपका एसेट होता है। अरे ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, ये तो मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एसेट होता है। भाई पैसे मिल जाएंगे ना फ्यूचर में, अरे आप दोगे तो सही ना पैसे, बच्चे पैसे देते ही हैं, राइट, लेकिन अभी नहीं दिए, तो 800 रुपये मेरी इनकम मैं मानूंगा, और इसको मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, एक्रूड इनकम, कि पैसे मिलेंगे, अभी पैसे मिले नहीं हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है, जैसे एक्रूड इनकम हो गया, तो ये कैश बेसिस में तो नहीं होती। कैश बेसिस क्या बोलेगा, पैसे नहीं मिले तो इनकम कैसे है ना। भाई कैश बेसिस क्या बोलेगा कि भाई पैसे नहीं मिले हैं तो मेरी इनकम ही नहीं हुई। लेकिन एक्रूवल बेसिस ने क्या बोला, क्योंकि आपने सर्विसेज दे दी है तो आप अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये 800 रुपये इनकम रिकॉर्ड करो, और क्योंकि नहीं मिले हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम, मिलने बाकी हैं। जैसे आप डेटर मानते हो ना, डेटर, आपको पता है डेटर क्या होता है, कि आपने गुड्स को सेल कर दिया लेकिन पैसे नहीं मिले, तो भाई आपने गुड्स को जब सेल कर दिया तो अपनी सेल मानते हो ना, मतलब गुड्स को डिलीवर कर दिया, कस्टमर को दे दिया, तो अपनी इनकम मानते हो, सेल मानते हो, हाँ सर मानते हैं, राइट। और जो पैसे नहीं मिले होते उसको आप क्या बोलते हो, डेटर। जिससे आपने पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हो, डेटर। सिमिलरली यहाँ पे डेटर की जगह वर्ड क्या यूज हुआ, एक्रूड इनकम, है ना। बात समझ में आ गई, क्या बोला आपने, एक्रूड इनकम। देखो मेरी बात सुनो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपने सर्विसेज ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए। एक्सपेंस हो चुका है लेकिन पैसे नहीं दिए, तो आप अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, बिल्कुल करते हो, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए तो आप उसको क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपकी एक तरीके से क्या होती है सर, लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी का मतलब क्या था, एनी अमाउंट विच इज पेबल, जो भी पैसा आपने देना है वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कैश बेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, एक्रूवल में होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कि भाई अभी खर्चा वर्चा नहीं हुआ है लेकिन मैंने पैसे पहले ही दे दिए, राइट, ये आपका क्या होता है, एसेट। सर क्यों, बेटा आप सोचो ना कि आपने पहले ही पेमेंट कर दी, अब आराम से 3 महीने आप रिचार्ज को यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, राइट। जो 3 महीने आप रिचार्ज को यूज करोगे आपके लिए बेनिफिट है, वो होता है एसेट, राइट। जब 3 महीने हो जाएंगे तब आप क्या रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंस। जब मैं आपको जर्नल पढ़ाऊंगा उसमें ये सबकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्रूड इनकम। क्या बोला, एक्रूड इनकम, कि भाई इनकम हो चुकी है लेकिन पैसे नहीं मिले। इनकम हो चुकी है मतलब मेरी अर्न हो चुकी है, अर्निंग हो चुकी है लेकिन पैसे नहीं मिले, रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। और एक लास्ट होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओ ऐसा, देखो क्या होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, कि मान लो आप जहां कोचिंग जाते हो, ठीक है। मान लो आपको अगर मेरे पास 12th में कोचिंग ज्वाइन करनी हुई तो आप क्या करोगे, आप जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को मुझे क्या दोगे, 800 रुपये। सर 12th की फीस 800 रुपये होगी, हाँ बेटा वो बात की बात है, हाँ 800 रुपये होगी, ठीक है। 1 अप्रैल को आप क्या करोगे सर, 800 रुपये दोगे, अच्छा ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मुझे 800 रुपये मिल गए तो क्या मैं बोलूँ मेरी इनकम हो गई, नहीं, मेरी इनकम नहीं हुई। क्यों, अरे मैंने पढ़ाया कहाँ है आपको, पढ़ाया क्या, नहीं ना। तो ये जो 800 रुपये आपने मुझे पहले ही दे दिए, जो मुझे पहले मिल गए, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अरे पहले ही इनकम मिल गई, मेरी हुई थोड़ी है। जब मैं पूरे महीने आपको पढ़ाऊंगा, जब 30 अप्रैल आ जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा हाँ अब मेरी इनकम हो गई। बात समझ में आई, क्या बोलूंगा, हाँ अब मेरी इनकम हो गई। लेकिन 1 अप्रैल को जब मुझे 800 रुपये मिले हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
फ्यूचर में जब सर्विसेज दूंगा तो इनकम रिकॉर्ड करूंगा, अभी मैंने नहीं दी है तो मेरे लिए एडवांस हुई। हाँ सर एडवांस हुई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये क्या होती है बेटा? लायबिलिटी। अरे देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में तो एसेट है, राइट। लेकिन अगर आपके लिए एक ऑब्लिगेशन पैदा हो गई, ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है, ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गई, ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है तो वो आपकी लाइबिलिटी है। जैसे यहाँ पे आपको पैसे तो मिल गए, अब आपको सर्विसेज देनी है। अब जब भी कुछ देना होता है तो दैट इज अ लाइबिलिटी। आपको पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी, सर्विसेज देनी है तो लाइबिलिटी। तो ये क्या है? आपके ऊपर अब डंडा है भाई, पैसे मिल गए, सर्विसेज दो, है ना, राइट। देखो देखो एक बार फटाफट से दोबारा से रिकॉल करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या मतलब हुआ? कि सर्विसेज आपने ले ली, पैसे नहीं दिए। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई बिजनेस ने क्या किया, 1 महीना रेंट पे नहीं किया, अब वो रह चुके हैं, बिजनेस किया, रेंट पे नहीं किया, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी, क्योंकि उनको फ्यूचर में पे तो करना है। हाँ सर हाँ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और साथ में लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो गया सर? प्रीपेड एक्सपेंस, कि आपने एडवांस में पे कर दिया। भाई लो आप एडवांस में पकड़ो, प्लीज हमें परेशान मत करना। आपने महीने के स्टार्टिंग में ही रेंट पे कर दिया, महीने के स्टार्टिंग में ही रेंट पे कर दिया। अच्छा तो क्या आपने अभी सर्विसेज ली है? नहीं। आपका खर्चा हुआ? नहीं। तो ये क्या आपका एसेट, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। क्या मिलना है? फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है। दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। पैसे दे दिए लेकिन अभी सर्विसेज नहीं ली है, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या हो गया? कि भाई आपने अपना काम कर दिया, आपने सर्विसेज दे दी, आपने गुड्स को बेच दिया, सब कुछ जो आपके साइड से काम था वो हो चुका है, लेकिन आपको पैसे अभी नहीं मिले। मतलब आप कमा चुके हो, आपने अर्न कर लिया, लेकिन पैसे मिलना बाकी है, वो मिल जाएंगे। दैट इज एक्रूड इनकम। तो आपकी इनकम मानी जाएगी। हाँ सर, इनकम रिकॉर्ड करोगे और साथ में उसको क्या रिकॉर्ड करोगे? एसेट, क्योंकि पैसे मिलना बाकी हैं अभी। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अरे पहले ही पैसे दे दिए, पहले ही दे दिए, अभी मैंने कुछ किया तो है नहीं, मैंने सर्विसेज तो दी नहीं है, तो दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी। पैसे मिल गए, अब सर्विसेज देना बाकी है। बात समझ में आ गई? हाँ सर हाँ, बात समझ में आ गई। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है कैश बेसिस में होती ही नहीं है। कैश बेसिस में ये सारी एडजस्टमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए क्या बोला? सिंपल है। और एक्रूवल कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली। भाई कोई आर्ट्स वाला बच्चा थोड़ी अकाउंटिंग कर सकता है, हम कर सकते हैं बस हिसाब किताब, तो कोई साइंस वाला बच्चा थोड़ी कर सकता है। हमने पढ़ाई की है तो हम कर सकते हैं। हाँ सर हाँ, ये बात समझ में आई? ठीक है, कि भाई एक्रूवल क्या होता है, कैश बेसिस क्या होता है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ और एंड में हम क्या करेंगे, एंड में दोनों का जो डिफरेंस आपकी बुक में दे रखा है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो फटाफट से। हाँ जी देखो फटाफट से देखो, जो आपकी बुक में एग्जांपल्स क्वेश्चंस दे रखे हैं मैं आपको सारे के सारे करवा देता हूँ। देखो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, अच्छा, अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 3,90,000। 3,90,000 की क्या थी? कैश सेल्स, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का मतलब समझते हो कि आपने गुड्स बेच दिए लेकिन पैसे नहीं मिले, क्रेडिट पे बेचे हैं, उधार पे, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने? 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ उसका? 2,70,000, लेकिन उसमें से 80,000 अभी तक पे नहीं हुआ है, तो मतलब आपने 1,90,000 पे करे हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया? अशोक जी की इनकम बताओ फॉलोइंग द कैश बेसिस। वाह, अरे बताओ ना। देखो 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 मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला कि भाई कैश बेसिस में इनकम क्या होती है? जितना कैश मिला माइनस जितना कैश पे किया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखता हूँ? कैश सेल्स। अरे यहाँ पे क्रेडिट का कोई भी काम नहीं है बेटा। कैश कितना मिला मतलब कैश सेल्स। देखो आपने कितनी करी? 3,90,000 की, बस। तो इसका मतलब कैश सेल्स कितनी है? 3,90,000। क्रेडिट सेल्स का कोई काम ही नहीं है, उधार पे सामान बेचा। मैं अपनी इनकम मानूंगा ही नहीं जब तक मेरे पास पैसे नहीं आएंगे। अरे जब तक गले में पैसे नहीं आए तब तक इनकम नहीं है, ठीक है। अब माइनस मुझे क्या करना है? माइनस करना है कैश एक्सपेंसेस। अरे जो मेरे खर्चे हुए, जो मैंने कैश में पे करे। अब देखो टोटल खर्चे आपको कितने बता रखे हैं? 2,70,000, लेकिन आउट ऑफ विच 80,000 रुपीज स्टिल टू बी पेड। अभी पे नहीं किए आपने, स्टिल टू बी पेड। तो बेटा पे कितने करे आपने? पे करे 2,70,000 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 90, 190। बोलो हाँ या ना? ओ तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि देखो आपके गले में, ठीक है, आपके ड्रॉर में 3,90,000 रुपए है, 3,90,000 है, 190 चले गए, तो अब आपके गले में कितने पैसे बढ़े हैं? 2 लाख। ये आपकी क्या है सर? इनकम। अरे सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बेटा, स्कूल में पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, आसान सा कॉन्सेप्ट था। अरे बोलो ना फटाफट से, समझ में आया? हाँ सर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसी क्वेश्चन को एक्रूवल बेसिस से करेंगे। अरे किससे करेंगे सर? एक्रूवल बेसिस से। ओ
हमने कैश बेसिस से कर लिया। हाँ, एक्रूवल बेसिस से बताओ। देखो, अगर मुझे एक्रूवल बेसिस से इनकम निकालनी है तो मैं क्या लूंगा, अपनी सेल्स, कैश सेल्स नहीं, टोटल सेल्स कितनी है मुझे बताओ। क्या हम एक्रूवल में कैश का कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं? नहीं। कितना पैसा आया कितना गया उसको छोड़ो, जब मुझे अपना प्रॉफिट निकालना है, अपनी इनकम निकालनी है, तो मैं क्या देखता हूं, मैंने सेल्स कितनी करी। अब वो कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। मैंने 3,90,000 की क्या करी है, कैश सेल्स। अच्छा, और क्रेडिट सेल्स कितनी है मेरी, 160। तो टोटल सेल्स मेरी कितनी है? अरे मैं अपनी सेल्स कम मानता हूं जब मैंने गुड्स को डिलीवर कर दिया होगा। अब पैसे मिले नहीं मिले मुझे नहीं फर्क पड़ता। 3,90,000 प्लस 160, जहां तक मेरी मैथ बोलती है ये हो गया 5,50,000। सही बोल रहा हूं ना बेटा मैं? हाँ, 90-60, हाँ कितना हो गया सर, 5,50,000। इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस नहीं बेटा, एक्सपेंसेस, जितना भी मेरा खर्चा हुआ। अब मैंने पे कितना किया उससे नहीं फर्क पड़ता, अरे मेरा खर्चा कितना हुआ, 2,70,000। अब इसमें से मैंने 80 पे किया नहीं किया छोड़ो उसको, 1 रुपया ना पे किया हो, लेकिन फिर भी मेरा खर्चा कितना है, 2,70,000। वेरी वेरी गुड। 5,50,000 में से 270 जाएंगे तो जहां तक मेरी मैथ कहती है 2,80,000 होना चाहिए। हाँ, ये हो गया एक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग उसकी इनकम, उसका प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। दोनों में कितना फर्क है सर? बहुत फर्क है बेटा। बात समझ में आ गई दोनों से? ठीक है, और क्वेश्चंस कराता हूं और क्लैरिटी आएगी बेटा, टेंशन नहीं लेने का। देखो फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट से। हाँ जी, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सब कराऊंगा, टेंशन मत लो। माइकल गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड, जितने एक्सपेंस आपने पे करे। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अरे देखो ना क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ओहो हो, ठीक है। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। अच्छा मुझे बताओ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का मतलब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो यस और नो। हाँ सर, अभी पढ़कर आए हैं, बिल्कुल सही। दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं करे, एक्सपेंस हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं करे, तो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, करेक्ट है। इनकम रिसीव्ड, जो पैसा आपको मिल गया, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अच्छा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो नाम दे ही रखा है, राइट। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इसको क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। अरे ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी ना बेटा? हाँ सर हाँ, एक्रूड इनकम। आपको बोला क्या है, पहले तो बोला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से इनकम निकालो, तो पहले तो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही इनकम निकालते हैं। आ जाओ, कैश बेसिस। सर ये बहुत आसान होता है। हाँ बेटा बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपकी टीचर आपसे पूछ सकती है। देखो कैश बेसिस, क्या बोला कैश बेसिस में, अब मुझे बस क्या देखना है, मुझे कितना पैसा मिला, यस नो। यहाँ मैं क्या लिखूंगा कि भाई मुझे कितना पैसा मिला, विच इज कैश इनकम, ठीक है, कैश इनकम, और माइनस कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखो अगर मैं इनकम की बात करता हूँ दोस्त, इनकम देखो, इनकम रिसीव्ड लिखा हुआ है, हाँ सर हाँ, कितना, 2,40,000। इसका मतलब आपको 2,40,000 मिला, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैनू की, अरे आपको बेशक एडवांस में मिला हो या कुछ भी मिला हो, देखो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 240। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपको 2,40,000 मिले हैं, इसमें से 30,000 जो आपको मिले हैं ना, वो एडवांस में मिले हैं। मुझे एक बात बताओ, कैश बेसिस में क्या आपको इतू सा भी दिमाग लगाना है? नहीं लगाना, आपको बस क्या देखना है, कितना पैसा मिला, दैट इज योर कैश इनकम। हाँ या ना? हाँ सर, बात तो सही है। अरे तो आपको कितना पैसा मिला, 2,40,000, बस। अब उसमें से एडवांस कितना है, कितना मिला, कितना नहीं मिला, अरे सन्नू की, ठीक है। उसके बाद माइनस में क्या करूंगा, अरे मैं माइनस क्या करूंगा, जो मेरे कैश एक्सपेंसेस हैं। अब मुझे क्या देखने हैं, मेरे कैश एक्सपेंसेस कितने हैं। अच्छा, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको बता रखा है एक्सपेंसेस पेड कितने हैं सर, 1,60,000। आपने 1,60,000 के एक्सपेंसेस पे करे, अरे बोलो ना हाँ सर हाँ। अब उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 160। तो ये क्या बोल रहा है, 160 में 40,000 ऐसा एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में पे किया, प्रीपेड एक्सपेंस है। कैश बेसिस में क्या आपको दिमाग लगाना है, सन्नू की, हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, नहीं लगाना सर बिल्कुल भी। सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली बस 160 को माइनस कर देंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे, 1,60,000 माइनस करे और मेरी इनकम आ गई। अरे कितनी इनकम आ गई, 80,000। सर आपने 2 आइटम तो डिस्कस ही नहीं करे। अरे बेटा देखो, ये जो आपके आइटम है कौन से, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, अरे ये तो पे ही नहीं करे, और अगर पे ही नहीं करे तो मुझे कैश बेसिस में तो इनको देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है सर। अच्छा ठीक है,
इनकम नॉट येट रिसीव्ड, अरे जब इनकम मिली नहीं है तो मेरे को देखना भी नहीं है, ठीक है, मेरे को नहीं देखना। ओके, बात समझ में आ गई। अब आते हैं एक्रूअल बेसिस पे, यहाँ पे आपको सब कुछ देखना है भाई, सब कुछ। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ एक्रूअल बेसिस। बेटा आपका काम आसान थोड़ी करेंगे, एक्रूअल बेसिस भी पता करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे क्या पता लगाना है, सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि मेरी एक्चुअली में इनकम कितनी है। मुझे क्या चाहिए, मेरी इनकम चाहिए, मतलब सेल्स रेवेन्यू कुछ भी बोलो, इनकम। हाँ देखो आपको क्या बोला गया कि आपको इनकम रिसीव कितनी हुई है 2,40,000, चलो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, आपको मिले कितने हैं 2,40,000, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नीचे क्या लिखा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 240, मतलब इस 2,40,000 में कुछ इनकम है जो आपको एडवांस में मिल गई, कितनी सर 30,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपको इनकम एडवांस में मिल गई तो क्या एक्चुअली में वो आपकी इनकम है, नहीं। मैं अपनी इनकम कब रिकॉर्ड करता हूं, मैं अपना रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करता हूं, जब मैंने सर्विसेज दे दी होगी। जैसे ये वही सेम बात हो गई कि आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी, अरे मेरी इनकम नहीं हुई बेटा वो, जब तक मैं आपको सर्विसेज नहीं दूंगा, जब तक मैंने अपना काम नहीं किया तब तक मैं उसको इनकम नहीं मानता। तो 2,40,000 में से जो 30,000 रुपीज हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो मेरी इनकम नहीं है। ओके सर, ओके। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम, इसका मतलब इनकम नॉट येट रिसीव्ड, मतलब आपकी इनकम हो चुकी है, आपकी इनकम तो है लेकिन पैसा नहीं मिला। एक्रूड इनकम का मतलब क्या था, इनकम हो गई लेकिन पैसा नहीं मिला। मैंने पूरे महीने पढ़ाया, पूरे महीने आपको सर्विसेज दी, लेकिन आपने अभी तक फीस नहीं दी, तो बेटा मेरी इनकम मानी जाएगी। हाँ, पैसे मिले या नहीं मिले उससे नहीं फर्क पड़ता, आपको 2,40,000 मिले, ठीक है, लेकिन इसमें से 30,000 तो एडवांस के थे तो आपने हटा दिए। एडवांस हमें इंक्लूड नहीं करना होता, एडवांस हमारी इनकम नहीं होती, लेकिन आपको जो 24,000 दी है वो आपकी इनकम है, पैसे नहीं मिले लेकिन आपकी इनकम है, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ओ सर समझ में आ रहा है हमें, 240 माइनस 30 प्लस 24, 2,34,000। अरे सर कितना हो गया, 2,34,000। ओके ओके, अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली मुझे एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अरे सर क्या करना है, माइनस एक्सपेंसेस, जो मेरे एक्चुअली में एक्सपेंसेस हैं। अब मेरे एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिनकी मैंने सर्विसेज ली है। अगर एडवांस में मैंने कोई एक्सपेंस पे किया है वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो फटाफट से, अरे देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंस आपने पे कितना करा है 160, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ 160। ओके सर ओके। अब देखो 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 ध्यान से नीचे आओ, अरे वेट, हाँ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 160, तो 160,000 में 1,60,000 में 40,000 का एक्सपेंस है जो प्रीपेड है। अरे प्रीपेड का मतलब क्या था, आपने प्रीपेड रिचार्ज कराया लेकिन आपने सर्विसेज ली क्या, नहीं ना। अरे आपने इंटरनेट यूज किया क्या, नहीं। सिमिलरली अगर बिजनेस ने कुछ एडवांस में पे कर दिया एडवांस में, तो क्या वो उसका एक्सपेंस माना जाएगा, नोप, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंस तभी माना जाएगा जब मैंने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया, मैंने बेनिफिट ले लिया। लिया क्या, नहीं, अभी तो मैंने बस एडवांस में पेमेंट करी है, तो 160 में से 40,000 क्या कर दोगे, माइनस। ओ सर, तो मतलब एडवांस दोनों में माइनस हुआ। हाँ बेटा, क्योंकि ना तो इनकम है और ना ही वो एक्सपेंस है, ठीक है। देखो देखो देखो, उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेंस नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा। एक्सपेंस विच इज नॉट येट पेड, ठीक है, कितना है 20। तो मुझे एक बात बताओ, आपका एक्सपेंस हो गया, आपने सर्विसेज ले ली, आपने गुड्स कंज्यूम कर लिए, जो भी करना था कर लिया, तो पैसे नहीं दिए। बेटा पैसे नहीं दिए से फर्क नहीं पड़ता, आपका एक्सपेंस हो चुका है, हाँ, तो बस प्लस कर दो, बस बस बस। सर अब आया समझ में, ये था बढ़िया क्वेश्चन। हाँ बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 160 माइनस 40 120, और ये हो गया 1,40,000 ना, 1,40,000। 2,34,000 में से 140 माइनस करोगे तो कितना आएगा सर, आई थिंक दैट वुड बी 94,000। यस, दिस इज माई इनकम एज पर एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल बेसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, राइट, क्लियर है। फटाफट से एक लास्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो करते हैं। देखो, हाँ जी, अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ बेटा मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस एक डिफरेंस हमें समझना है और आपका चैप्टर खत्म। देखो फटाफट से, देखो मैंने पूरा चैप्टर कवर कराना है, टेंशन मत लो। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड व्हेन कैश बेसिस, वही सेम कैश बेसिस से और एक्रूवल बेसिस से निकालना है। आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कैश बेसिस।
कि भाई कैश बेसिस में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। मुझे बस क्या चाहिए, आपको पैसा मिला कितना माइनस आपने पे कितना किया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, कैश सेल्स। अरे पहली चीज़ कितनी, 5 लाख रुपए। तो क्या आप उसको कैश बेसिस में कंसिडर करोगे? हाँ सर, हाँ बिल्कुल करूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ कि आपकी टोटल इनकम कितनी होने वाली है, या मैं लिखूंगा इनकम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू आपका कितना होने वाला है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, कैश सेल्स। अरे आपकी जो कैश सेल्स है, रेवेन्यू का मतलब समझते हो ना, कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उससे जो आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू। कैश सेल्स आपकी कितनी है, 5 लाख। ओके सर, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल्स। क्या क्रेडिट सेल्स कैश बेसिस में आएगी? नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, मतलब सर, मतलब सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस हो चुका है लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए ना, छोड़ो। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, पे कर दिया ना, बस ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ के हम यहाँ क्या लिख देते हैं, एक्सपेंसेस, कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, अरे मुझे क्या एडवांस में पे किया है, कुछ भी पे किया बेटा, पे कर दिया ना, गले में से पैसे गए ना, हाँ सर गए, ठीक है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना है ये, 2500 दिख रहा है मुझे, हाँ। इतना दूर दूर फिगर लिखी हुई है, बच्चा कंफ्यूज ही होगा, है ना। कैसी बात करते हैं ये भी, 2500, ये मुझे माइनस करने हैं लेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करूंगा तो मेरी इनकम आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सर क्या है, इसके बाद आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। वही एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पे नहीं करा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं करा। इनकम रिसीव्ड, अच्छा देखो 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 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझो, ध्यान से। यहाँ लिखा इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा कितनी है सर ये, अरे ये 5000 रुपये है क्या, हाँ कितनी है, 5000 रुपये, ठीक है। तो देखो इनकम रिसीव हो गई, लेकिन इसमें एक्सक्लूडिंग का मतलब हटा के, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम जो आपको रिसीव हुई है, अभी इसमें एडवांस इंक्लूडेड नहीं है। हमें क्या, बेशक एडवांस इंक्लूडेड हो या ना हो, पैसे मिलने से मतलब है। कितना मिला, 5000 रुपये, 5000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनकम रिसीव्ड, ठीक है। जहां पे भी डाउट आएगा बेटा मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो दोबारा समझा दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप, अरे टेलीग्राम ग्रुप को एक्टिव करो बेटा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो, वहां पे आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, इनकम रिसीव्ड। अरे जो इनकम मिली है कितनी, 5000 रुपये, ठीक है भाई, ठीक है, ओके जी ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा जो आपको एडवांस में इनकम मिल गई, कितनी, 1000 रुपये। अरे मुझे क्या, मुझे बताओ ना, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, गले में पैसे गए ना, बस गए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अब वो एडवांस में मिली हो, किसी में मर्जी में मिली हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 1000 रुपीज। ओके सर ओके, अभी तक तो ठीक है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, क्या लिखा है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। देखो देखो देखो, नॉट रिसीव्ड, पैसे नहीं मिले, इसको हम क्या बोलते हैं वैसे, इसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। अरे क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं भाई, एक्रूड इनकम। बात तो सही कर रहे हो सर आप, क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, ठीक है। तो भाई कितना है ये, 3000 रुपये। अरे कितना है सर, 3000 रुपये, बात सही है, हाँ सर बात सही है, राइट। लेकिन ये 3000 रुपये हमारे कैश बेसिस में नहीं आएंगे क्योंकि पैसे नहीं मिले, ठीक है। कैश परचेजेस, ये हुई ना बात, कितने, 2,75,000। आ जाओ आ जाओ, जो आपने कैश परचेजेस करी है, गुड्स परचेज करे हैं, कैश परचेजेस कितना है सर, 2,75,000। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो क्या है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब आपने सामान खरीदा, आपने गुड्स परचेज करे लेकिन पैसे नहीं दिए, अभी आपने पैसे नहीं दिए, तो क्या ये कैश बेसिस में आएगा, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। तो ये 125 नहीं आएगा। सैलरीज एंड वेजेस पेड, आपने जो सैलरीज एंड वेजेस पे करी है, हाँ सर 44,000, बस। अरे हमें बस पे करने से मतलब है, पे कर देना आपने, हाँ ठीक है। तो सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस कितना था, मैं भूल गया, कितना है, 44,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे किया, पे कर दिया ना, हाँ सर ये अब आसान लग रहा है ही आसान बेटा। अरे कितना था, कितना था, 11,000, ओके ओके ओके। अब इसके बाद क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। अरे अरे ध्यान से सुनो बेटा, गलती करोगे आप यहाँ पे, अरे आप डेफिनेटली गलती करोगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, क्या मतलब था इसका, कि जो आपने इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे किया
और प्रीपेड को मिला के, सर प्रीपेड कहाँ था बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस था ना, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कितना सर, ये 2500, देखो आपने माइनस किया, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ सर हाँ, तो मतलब 2500 आप पहले लिख चुके हो। अब यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग द प्रीपेड, मतलब इंक्लूडिंग 2500, तो टोटल आपने कितना पे किया 10,000। अरे क्योंकि आपने 2500 पहले ही लिख दिया है तो दोबारा तो नहीं लिखोगे ना, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो आप इस 2500 को हटा के कितना लिख दो सर, पूरा 10,000। अरे टोटल इंश्योरेंस जो आपने पे किया है वो कितना है, 10,000, जिसमें से 2500 प्रीपेड है, प्रीपेड हो या कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, टोटल आपने कितना पे किया 10,000, बस खत्म। अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ बस ठीक है। अब इसका टोटल कर लो कि इसका टोटल कितना आ रहा है, 5,06,000, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है 5,06,000, इसका भी टोटल कर लेते हैं सर, 10,000, 2,75,000, 44, 11, 3,40,000। अरे क्या आपका भी यही आ रहा है क्या, अरे बताओ ना, क्या आपका भी यही आ रहा है सर, कितना आ रहा है ये, मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है, जो मेरी इनकम आ रही है 1,66,000 आ रही है कैश बेसिस के अकॉर्डिंग, समझ में आया। अब हमें करना है एक्रूवल बेसिस, ध्यान से समझेंगे एक्रूवल बेसिस को, देखो यहां मैं लिख रहा हूं एक्रूवल बेसिस, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, सबको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। एक्रूवल बेसिस, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अपने रेवेन्यू, ओके, और यहां टोटल आ जाएंगे एक्सपेंसेस, क्या आ जाएंगे सर, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। एक एक करके दोबारा देखते हैं, वैसे मैं आपको ये दोनों एक साथ करवा सकता था लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती, तो मैंने सोचा अलग अलग करवाता हूं। देखो सबसे पहले क्या था हमारा, कैश सेल्स, बिल्कुल आएगा सर, कैश सेल्स तो आएगा ही, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कैश सेल्स नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा सेल्स। अब टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, देखो कैश सेल्स कितनी है हमारी 5 लाख, आपकी कैश सेल्स है 5 लाख, ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस जो आपने क्रेडिट में सेल्स करी है, देखो बेटा क्या करी क्रेडिट में, एक्रूवल बेसिस में कैश हो या क्रेडिट उससे नहीं फर्क पड़ता, हमें टोटल सेल्स लेनी है, कितनी हो जाएगी 2 लाख, कितनी हो जाएगी सर ये 2 लाख, तो इसका मतलब मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल्स मेरी 7 लाख हुई है, बात समझ में आ गई, हाँ सर हाँ। इसके बाद क्या था आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमने देखा था, नीचे देखा था हमने कि आपने सैलरीज एंड वेजेस पे करी है, हाँ या ना, आपने पे कितनी करी 44,000, अच्छा ठीक है। देखो देखो ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखो यहां मैंने क्या लिखा, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने पे कितना करा, आपने पे करा 44,000, हाँ सर हाँ, हमने 44,000 पे किया, ठीक है। अब मुझे एक बात सोच समझ के बताना, अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस का मतलब क्या है कि आपका सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस हो चुका है, एक्सपेंस ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं करा, एक्सपेंस हो चुका है ना, हाँ बिल्कुल हो चुका है, एक्सपेंस माना जाएगा, हाँ सर माना जाएगा, तो 4,000 का आपका एक्सपेंस माना जाएगा, 4,000 का एक्सपेंस माना जाएगा। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो ऐड होता है, माइनस क्या होता है, प्रीपेड। अब देखो क्या आपने कोई सैलरीज एंड वेजेस प्रीपे करी है, नहीं, हमने कोई भी प्रीपे तो नहीं करी है, तो बस आपका सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस कितना हो गया सर 48,000, कितना हो गया 48, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, जो जो होते जा रहे हैं उस पर टिक लगाते जाओ, कैश सेल हो गया, हाँ सर हो गया, ये हमारा कैश सेल हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, अब इस पे क्या था, नीचे दे रखा था आपको इंश्योरेंस कितना पे किया 10,000, आपने टोटल इंश्योरेंस कितना पे किया 10,000, अच्छा अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार इंश्योरेंस मैंने पे कितना किया 10,000, लेकिन किंतु परंतु उसमें से क्या है सर, उसमें से ना एक्चुअली कुछ एडवांस है, कितना 2500, तो 10,000 आपने पे किया लेकिन कुछ प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या है कि अभी एक्सपेंस हुआ नहीं है लेकिन मैंने एडवांस में पे किया, तो -2500, बोलो हाँ या ना। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और प्रीपेड हमारा माइनस होता है, ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। इंश्योरेंस तो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो बस ये आपका कितना हो गया 7500। ओके ओके सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कुछ पे किया है, हाँ, कितना सर 11,000 आपने नीचे पे किया। तो आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो ध्यान से देखो, है ना, 11,000 आपने पे किया, हाँ सर हाँ, लेकिन अभी आपका क्या है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब खर्चा हो चुका लेकिन आपने पे नहीं करा। कितना है सर ये, अरे कितना है ये 1,000 रुपये शायद, हाँ,
1000 रुपीज़। तो क्या करेंगे बेटा, 1000 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो गया ये, 12000। अरे देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, देखो सिंपल। अरे मैं ये फॉर्मूलेस वगैरह में बिलीव नहीं करता, लेकिन देखो 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 जिनको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अभी बाकी है, मेरा एक्चुअली में एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, जितनी आपने पेमेंट करी है, मतलब पेड, जो आपने पैसे दिए, प्लस जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब जो आपने पेमेंट नहीं करी लेकिन आपका खर्चा माना जाएगा। आपने पेमेंट नहीं करी लेकिन आपका खर्चा माना जाएगा, खर्चा हो चुका है, माइनस जो भी प्रीपेड है, आपने पैसे दे दिए लेकिन वो आपका खर्चा नहीं है। ठीक है, जितने की आपने पेमेंट करी उसमें से माइनस करो जो आपका एक्सपेंस है ही नहीं, प्रीपेड है, माइनस कर दिया, और प्लस आपने क्या किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिमिलरली आपकी एक्चुअली में इनकम क्या मानी जाएगी, जितना पैसा आपको मिला रिसीव्ड माइनस जो एडवांस इनकम है, मतलब जो पैसा आपको मिला है उसमें कुछ एडवांस है जो आपने अर्न नहीं किया है, जो आपकी अभी इनकम हुई नहीं है, एडवांस में मिल गया तो आपकी इनकम नहीं है, प्लस एक्रूड इनकम, मतलब आपने अपना काम कर दिया, आपकी इनकम हो चुकी है लेकिन पैसे नहीं मिले। ओ यही तो कर रहे हैं हम कब से, अरे कब से यही कर रहे हैं बेटा, देखो। हाँ जी, आ गया समझ में। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आपका क्या है सर, इसके बाद है इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो मतलब इस 5000 में कुछ भी एडवांस नहीं है, एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमें इनकम रिसीव हुई है ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इनकम रिसीव्ड 5000। अब उसके नीचे आपको एक चीज दे रखी है, उसके नीचे क्या दे रखा है सर, उसके नीचे दे रखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कितना, 1000। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1000 जो आपको इनकम रिसीव हुआ एडवांस में, क्या ये आपकी इनकम है, नहीं। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे गलती करेंगे कि 5000 में से 1000 को माइनस कर देंगे। बेटा नहीं करना, क्यों, क्योंकि उस 5000 में कोई एडवांस इनकम इंक्लूड ही नहीं है। अरे क्या लिखा हुआ था, देखो, एक्सक्लूडिंग इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब सर देखो माइनस आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो पैसा मिल गया उसमें कुछ एडवांस है, लेकिन ये 5000 रुपए जो आपको मिला इसमें कुछ एडवांस है ही नहीं ना भाई, इसमें कुछ एडवांस नहीं है। एडवांस आपको अलग से दे रखा है, कितना, 1000 रुपए, वो एडवांस हमारी इनकम नहीं है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कितना सर, 3000 रुपए। अब ये इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव, मतलब ये आपकी इनकम है, हाँ सर ये हमारी इनकम है, अरे ये तो हमारी इनकम है ना, तो बेटा इसका मतलब मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपको जो 5000 मिले और प्लस 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 जो आपको नहीं मिले लेकिन आपकी इनकम है कितनी, 3000 रुपए। याद रखो मैंने माइनस क्यों नहीं किया, मैंने माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एडवांस 5000 में इंक्लूडेड ही नहीं है। अगर वो एडवांस मेरा इंक्लूडेड होता तो मैं माइनस कर देता। ठीक है सर, समझ में आ गया। 8000 कितना आ गया, 8000। ठीक है, इसके बाद सर क्या है, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। अब कैश हो या क्रेडिट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को टोटल परचेज लिखनी है। क्या लिखनी है सर, टोटल परचेज। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल परचेजेस। अरे क्या लिखेंगे, टोटल परचेजेस कितनी है, देखो ना, 2,75,000, 2,75,000 आपकी कैश है और 125 आपकी क्रेडिट है। कितना हो गया ये, 4 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया, 4 लाख। ओके सर, ओके, ये तो आसान था। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, सैलरीज वेजेस पेड आप ऑलरेडी कर चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी आप कर चुके हो, सब कुछ आप बाकी कर चुके हो, बस यही था। देखो मेन आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका एक्सपेंस क्या होता है, जो भी आपने पेमेंट करी है उस पेमेंट में अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट करी है तो उसको हटाओ, पेमेंट माइनस एडवांस जो आपने पेमेंट करी है उसको हटाओ, प्लस जो आपका आउटस्टैंडिंग है, खर्चा हो चुका लेकिन पे नहीं करा। ठीक है, सिमिलरली इनकम क्या हो गया, अगर आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें कुछ एडवांस है तो एडवांस को हटाओ, माइनस। ठीक है, प्लस जो आपकी एक्रूड है, इनकम हो चुकी है लेकिन पैसे नहीं मिले, बस। ठीक है, तो टोटल इनकम हमारी कितनी आ रही है, 7,08,000। अरे कितनी आ रही है बच्चा बताओ ना, 7,08,000। हाँ, और टोटल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, 48,000, 7,500, 12,000 और 4 लाख, 4,67,400। अरे बाबा, अरे बाबा, कितना आ रहा है ये, 2,40,500। ये आपका आ रही है एक्रूवल बेसिस से इनकम। सही है, अरे बोलो ना, क्या आपको समझ में आ गया। हाँ सर, कैश बेसिस और एक्रूवल में कितना फर्क है, देखो क्लियर हो गया, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कैश और एक्रूवल समझ में आ गया। बस जितने भी आपके बुक में एग्जांपल थे मैंने आपको सारे करा दिए। अब फटाफट से जो डिफरेंस आपको दे रखा है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है
कि भाई कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में डिफरेंस बताओ, वो डिफरेंस हम फटाफट से पढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं। आ जाओ। हाँ जी, सो ये डिफरेंस जो आपके बुक में दे रखा है, टीएस लेवल में दे रखा है, ठीक है, मैं वहाँ से पढ़ा रहा हूँ आपको। फटाफट से एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आपके बुक में से मेरे को आपको दिखाना है। देखो देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसने बोला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या बोला? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि भाई कैश बेसिस में आप कौन से टाइप की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो, एक्रूवल में कौन से टाइप की। तो हमें पता है कैश बेसिस में क्या होता है सर, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, राइट। लेकिन जब हम एक्रूवल की बात करते हैं तो उसमें कैश ट्रांजेक्शन्स भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होती हैं, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है कि कैश की करूंगा क्रेडिट की करूंगा, नहीं। जब ट्रांजैक्शन हुई है उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, बेशक वो कैश में हो या वो क्रेडिट में हो। बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड देखो, सेकंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। सेकंड हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखो। सेकंड में आपको क्या बोल रहा है कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये एडजस्टमेंट्स है उनका आप क्या करते हो, कैश बेसिस में क्या करते हो, एक्रूवल में क्या करते हो, तो हमें पता है, ठीक है। कैश बेसिस में इसको मैं टोटली इग्नोर कर देता हूं। देखो 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 क्या लिखा हुआ है कि कैश बेसिस में कुछ नहीं करते। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड, कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती, बस कितना पे किया वो बता दो, ठीक है। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर नॉट एडजस्टेड। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई कैश बेसिस में एडजस्टमेंट्स होती नहीं है, वही बोल रहा है, तभी तो मैंने बोला कि सब कुछ कर चुके हैं। देखो, और उसके बाद हम देखेंगे किसका, एक्रूवल का। तो हमने क्या लिखा, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का मतलब क्या है कि जब भी मैं अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करता हूं तो प्रीपेड को एडजस्ट करता हूं, माइनस करता हूं, आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करता हूं, प्लस करता हूं, और जो भी हमारा एक्सपेंस आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर आल्सो अकाउंटेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। क्या मतलब है सर इसका? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, सुनो ना, अरे सुनो। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी आपकी एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है कैसे निकलती है, आपका एक्सपेंस कैसे निकलता है, आपका एक्सपेंस निकलता है जब आप क्या करते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस, प्रीपेड को माइनस। सिमिलरली इनकम कैसे कैलकुलेट होती है सर, इनकम होती है जब आप एडवांस को माइनस करते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है वो माइनस होती है, और एक्रूड इनकम प्लस होती है। बिल्कुल सही, वो आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है, एक्रूड इनकम आपका एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, और इनकम रिसीव्ड एडवांस आपकी लायबिलिटी है। बेटा बताया ना, अरे ऐसे क्या कर रहे हो आप, देखो ना मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है सर, लायबिलिटी, ठीक है। प्रीपेड क्या है, एसेट। एक्रूड इनकम एसेट क्यों है ये भी बताया, और इनकम रिसीव्ड एडवांस आपके क्या है, लायबिलिटी। तो जो एसेट और लायबिलिटी होती है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने आपको क्या बताया कि एक्रूवल बेसिस में सही प्रॉफिट और लॉस निकलता है। क्या लिखा है, देखो 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 कि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज एसरटेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस, कैश भी क्रेडिट भी। कैश बेसिस में करेक्ट तो नहीं निकलता है, राइट, करेक्ट इज नॉट एसरटेन्ड, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसरटेन्ड। देखो देखो लिखा हुआ है ना बेटा, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, देखो क्या लिखा, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट एसरटेन्ड बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। क्या अभी तक हमने कोई नया पॉइंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल नॉलेज। अब बताओ मुझे टेक्निकल नॉलेज किस में चाहिए, अरे कैश बेसिस तो कोई आर्ट वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा या साइंस वाला बच्चा भी कर लेगा, लेकिन एक्रूवल बेसिस सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है। देखो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि वहां पे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। अरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर मच टेक्निकल नॉलेज। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बहुत आसान है। हाँ, अब देखो लीगल पोजीशन क्या है, अब ध्यान से सुनो, लीगल पोजीशन का मतलब क्या है। लीगल मतलब क्या होगा कि भाई देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक कानून बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कानून, हम पढ़ेंगे आगे। उस कानून का नाम क्या है सर, उस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। क्या है सर, कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट का मतलब क्या होता है, जो कानून बनते हैं, है ना, आपके पार्लियामेंट में जब पास होते हैं बिल, क्या होता है, वो कानून बना हुआ, एक्ट बना हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब क्या है कि कंपनीज के लिए एक एक्ट बनाया गया, ठीक है। कंपनीज की फंक्शनिंग के लिए कंपनी कैसे क्या क्या करेगी वो सब उसमें है, क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है क्या कि भाई कंपनीज को सिर्फ एक्रूवल ही फॉलो करना है। वाह, मतलब उसको लीगली माना गया है कि कंपनीज कैश बेसिस फॉलो ही नहीं कर सकती, उनको अलाउड ही नहीं है, नहीं तो प्रॉफिट और लॉस गलत निकलेगा, और कंपनीज गलत नहीं निकाल सकती, ठीक है। कैश बेसिस को कोई भी लीगल पोजीशन नहीं दी गई, मतलब
कैश बेसिस के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें मेथड में थोड़ी दिक्कतें तो हैं ऑफ कोर्स, राइट। देखो एक्रूअल बेसिस जो हमारा है, एक्रूअल बेसिस क्या लिखा है एक्रूअल बेसिस में कि एक्रूअल बेसिस को रिकॉग्नाइज किया गया कहां पे? कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया कि भाई एक्रूअल फॉलो कर लेना चुपचाप। अच्छा ठीक है, कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। कंपनीज पे कैश बेसिस अप्लाई ही नहीं होता है भाई, उनको करना ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी, अब भाई आप बताओ कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा? ऑफ कोर्स एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस इज मोर एक्सेप्टेबल क्योंकि वो सही इनकम बताता है, सही एक्सपेंस बताता है, सब कुछ सही बताता है। ये नॉट एक्सेप्टेबल भाई, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा तब आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। रिलायबिलिटी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक अकाउंटिंग दे दूं जो कैश बेसिस से हुई है, तो क्या आप उसको रिलाय कर पाओगे? उस पर रिलाय कर पाओगे? उस पर भरोसा कर पाओगे? नहीं नहीं ना, कि सर ये तो पक्का गलत ही है। ठीक है, देखो एक्रूअल बेसिस इज मोर रिलायबल। क्यों? क्योंकि वो सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करती है, सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करती है, वही पुरानी बात है। कैश बेसिस इज लेस रिलायबल क्योंकि वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है और सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताती। रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। सूटेबिलिटी, हाँ जी मैंने आपको बताया कि भाई कौन सा मेथड किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। देखो एक्रूअल किसके लिए सूटेबल है? फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो भाई जो आपके बिजनेसेस जो बड़े बड़े हो गए हैं, राइट, बड़े बिजनेस हो गए हैं, उनके लिए ज्यादा सूटेबल होता है। छोटे बिजनेस के लिए, एनपीओस के लिए, राइट, कैश बेसिस सूटेबल है। देखो सूटेबल फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओस जिसमें बिजनेस नहीं होता है, राइट, एनपीओस और चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं। अब सर्विसेज देते हैं, पैसा मिल जाता है, वहां पे ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होती है, हमारे ज्यादा खर्चे नहीं होते, हमें कौन सा कुछ खरीदना पड़ता है? नहीं, हमको बस क्या देनी है? आपको सर्विसेज देनी है और आप मुझे पैसे दोगे, इसलिए बोला गया। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह भी एक्रूअल ही फॉलो करते हैं, ठीक है, लॉयर्स वगैरह भी एक्रूअल ही फॉलो करते हैं, कैश बेसिस इतना फॉलो नहीं करते हैं, बहुत ही कम होता है कैश बेसिस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कैश बेसिस कहाँ पे सूटेबल है? जहां पे आपको ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, ज्यादा खर्चे वर्चे नहीं है, ठीक है, सिंपल क्या है, आपने सर्विसेज दी और आपको पैसे मिल गए, वहां पे कैश बेसिस ज्यादा सूटेबल है। बात समझ में आई? इसी के साथ मेरे दोस्तों आपका चैप्टर होता है समाप्त। एंड आप अपनी बुक खोल के देख लो, एक भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो मैंने नहीं कराई है। आपकी बुक में आपको जो भी दे रखा है क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको कहानी सुनाई ताकि आपका बेस बिल्ड हो जाए, कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूअल का मतलब क्या होता है, बुक में जो डिफरेंस है, जो एग्जाम में आता है, ये आपके एग्जाम में आता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको समझ में आया तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या करना है आपको इसको दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। क्यों? उनके एग्जाम सारे होंगे, अब वो भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हो कि बस 1 घंटे में कोई वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं, तो ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको मजा आया, ठीक है, और आप चाहते हो कि सारे चैप्टर्स की ऐसे ही वीडियोस आती रहे, तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। उससे क्या होगा? उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। डेली वीडियोस आएंगी, सारे चैप्टर्स की वीडियोस आएंगी, टेंशन मत लो, सारे चैप्टर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।